नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। देखो, अगला टॉपिक है धारा मापी। धारा मापी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान समझना। सबसे पहले धारा मापी को समझना। धारा मापी कहते किसे हैं? किसे कहेंगे धारा मापी? धारा को मापने का यंत्र। धारा को मापने का यंत्र, वही क्या कहलाएगा? धारा मापी। समझ में आया? जिसकी सहायता से अब ऐसे तो नहीं लिख सकते एकदम एक लाइन में, धारा को मापने का यंत्र। शॉर्ट नोट्स के लिए काफी है, धारा को मापने का यंत्र धारा मापी है। पेपर में कैसे लिखेंगे? जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। समझ में? कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, पहला वाला परिभाषा लिख लो। हाँ, धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? धारा मापी। लेकिन इससे धारा की प्रबलता का पता कर सकते हैं, कम धारा प्रवाहित हो रही है कि अधिक धारा। समझ में आया? धारा मापी, धारा को मापने का यंत्र। ठीक, परिभाषा लिखना होगा तो ऐसे लिखना, जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, कितनी मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है। आया? इसकी सहायता से क्या कर सकते हो? धारा की प्रबलता का मान ज्ञात कर सकते हैं कि धारा वहां पर प्रबल है कि दुर्बल है, मतलब एकदम ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है कि कम। समझ में आया? धारा मापी का प्रकार है। धारा मापी का प्रकार, धारा मापी को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक प्रक्षेप धारा मापी और एक रुद्ध दोलन धारा मापी। प्रक्षेप धारा मापी और रुद्ध दोलन धारा मापी। प्रक्षेप धारा मापी अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसको पढ़ना नहीं है। रुद्ध दोलन धारा मापी है, लेकिन रुद्ध दोलन धारा मापी फिर से दो प्रकार से डिवाइड है, एक चल कुंडली धारा मापी और दूसरा चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडली मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसका मतलब मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। चल का मतलब चलना, कुंडली मतलब कॉइल, कॉइल को कुंडली बोलते हैं। आया? धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर। ये बताओ, चल कुंडली, चल कुंडली मतलब कुंडली क्या होगा? चलेगा, चल रही है। समझ में आया? और चुंबक क्या रहेगा? तो कुंडली चलेगा तो चुंबक स्थिर रहेगा, और चल चुंबक में चुंबक चलेगा लेकिन कुंडली, समझ में आया? दो चीजों से है, एक कुंडली और एक चुंबक। चल कुंडली मतलब जिसमें कुंडली चलेगा चुंबक स्थिर रहेगा, चल चुंबक मतलब चुंबक चलेगा कुंडली स्थिर रहेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, चुंबक चलता है कुंडली स्थिर रहता है, फिजिक्स की भाषा में बताना पड़ेगा। चल चुंबक में चुंबक विक्षेपित होगा, कुंडली स्थिर होगा। समझ में आया? चल कुंडली में कुंडली विक्षेपित होगा, चुंबक स्थिर होगा। कुंडली कैसे होगा? चलेगा मतलब विक्षेपित होगा, और कुंडली क्या रहेगा उस समय? स्थिर। कौन रहेगा स्थिर? अरे, चुंबक। समझ में आया? यहां पर चल चुंबक है, अब विक्षेपित कौन होगा? ये क्या हो जाएगा हमारा? विक्षेपित। और इस समय कुंडली कैसे रहेगा? समझ में आया? चल कुंडली और चल चुंबक क्लियर है? चल चुंबक, चल चुंबक का एग्जांपल है हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। नाम पहली बार सुन रहे हैं, दिक्कत तो होंगे। हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। एक और होता है स्पर्शज्या, स्पर्शज्या धारा मापी। ठीक, खैर एक एक एग्जांपल बस याद रखो, हेल्महोल्ट्ज काफी है। समझ में आया? चल कुंडली में कुंडली क्या होगा? विक्षेपित होगा, चुंबक क्या होगा? समझ में आया? बस इतने पॉइंट रखो। देखो, प्रक्षेप धारा मापी तो सिलेबस में है नहीं, देखो ही मत। रुद्ध दोलन है, लेकिन इसको दो प्रकार से बांटे हैं, एक चल चुंबक और दूसरा चल कुंडली। चल चुंबक में, चल चुंबक में क्या होगा? चुंबक विक्षेपित होगा, कुंडली स्थिर होगा। चल कुंडली में क्या होगा? कुंडली विक्षेपित होगा, चुंबक स्थिर होगा। जिसके सामने चल आ गया, चल रहा है मतलब विक्षेपित हो रहा है। समझ में आया? अब देखो, चल चुंबक के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानना है, चल कुंडली है हमारे सिलेबस में। इसको दो प्रकार से बांटे फिर से, निलंबित कुंडली या वेस्टर्न धारा मापी। नहीं लिखा? किल्कित अथवा वेस्टर्न, ये है। एक निलंबित कुंडली धारा मापी और एक किल्कित अथवा वेस्टर्न धारा मापी।
समझ में आया? निलंबित कुंडली या किलकित अथवा वेस्टर्न धारा मापी। समझ में आया? ये उसका चित्र है निलंबित कुंडली धारा मापी का। अब ये चित्र चाहे ऊपर वाला बनाओ या नीचे वाला बनाओ, एक ही बनाना रहेगा पेपर में। हाँ तो बना दिए रहो ना, कहा होगा पेपर में एक ही बनाना। हाँ दोनों एक ही है, ये उसका छोटा रूप है, छोटा भाई है। हाँ वो उसका बड़ा भक्त का है। हाँ तो वैसे मैं बता देता तो तुम लोग छुटका वाला बना लेते, बड़का छोड़ देते। आओ समझ में आई? के चक्कर में क्लियर हुआ? चलो समझे अब धारा मापी, जिसे परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, धारा की प्रबलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। धारा मापी कितने प्रकार से बटा? दो, रुद्ध दोलन और प्रक्षेप। प्रक्षेप सिलेबस में नहीं है, रुद्ध दोलन है। रुद्ध दोलन कितने प्रकार से बटा? चल कुंडली और चल चुंबक। चल कुंडली मतलब चुंबक ए, कुंडली क्या होगा? विक्षेपित होगा, चुंबक स्थिर है। चल चुंबक में चुंबक विक्षेपित, कुंडली स्थिर। चल कुंडली को फिर से दो प्रकार से बांटे, कौन कौन सा? निलंबित कुंडली और वेस्टर्न धारा मापी। निलंबित कुंडली और वेस्टर्न धारा मापी। समझ में आया? ठीक, अब ये डायग्राम है। सबसे पहले निलंबित कुंडली समझ लो होता क्या है। ये विद्युत धारा के संसूचन और मापन में प्रयुक्त होगा। विद्युत धारा के संसूचन और मापन में प्रयुक्त होगा कौन? निलंबित कुंडली। विद्युत धारा के संसूचन और मापन में प्रयुक्त होता है, याद रहेगा। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, इसका थ्योरी खत्म। अब आ जाते हैं मेन अपनी संरचना। देखो संरचना वैसे पेपर में लिखना तो नहीं रहता, लेकिन समझ लिए रहो। पेपर में ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पर हमें सिद्धांत एवं कार्यविधि और सूत्र की स्थापना ही देगा। दो चीज ज्यादा देते हैं, चित्र, सिद्धांत तथा कार्यविधि और सूत्र की स्थापना। लेकिन अगर बाई चांस इसका संरचना बताने के लिए आ रहा है तो पता रहना चाहिए ऊपर ऊपर से, एकदम ज्यादा डिटेल लिखना नहीं रहेगा, एकदम ज्यादा डिटेल बताना नहीं रहेगा। लेकिन 1% भी अगर चांस बनता है आने का तो कैसे करोगे अगर मान लो संरचना नहीं पढ़े। इसलिए बोल रहा हूँ संरचना ऊपर ऊपर से बस याद रखो, कर लोगे। चलो संरचना देखें। ये 2 रुपए मांग रहे थे मेरे पास से, क्या होगा इसमें? क्या होती है? तांबे की एक क्षण वाला बालक आयताकार कुंडली है, इसमें तांबे की एक आयताकार कुंडली होती है। देखो चलो देखो ये आयताकार कुंडली दिख रही है? हाँ नहीं दिख रहा होगा, चश्मा लगाओ। ये क्या है? आयताकार कुंडली किससे बनी हुई है? तांबे की। देखो इसमें तांबे की एक आयताकार कुंडली होती है जो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। समझ में आया? तांबे की एक आयताकार कुंडली तो होगी, लेकिन उस पर एल्यूमिनियम की फ्रेम पर लपेट कर बनाते हैं। समझ में आया? क्या क्या होगी? तांबे की एक आयताकार कुंडली होती है जिसे एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है, उसी पर जो तांबे की कुंडली है ना वो लपेटे रहेंगे। मतलब इस तरह से जो फेरे चढ़ाते हो ना इसके पहले में, वही। समझ में आया? पहला लाइन याद हुआ? हाँ वैसे समझना। देखो ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम, इस पर हमने क्या कर दिया? तांबे की एक परत चढ़ाई इस तरह से, तो आयताकार है अभी भी, लेकिन उस पर सिर्फ क्या चीज हमने लपेट दिया? तांबे की एक तार, तो कुंडली बन गया। समझ में आया? तांबे की तार ना, तभी तो कुंडली बनेगा। नहीं समझ में आया? तांबे की एक आयताकार कुंडली है जिसे एल्यूमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। पहला क्लियर? उसके बाद क्या होगा इसमें? इस कुंडली को, जो हमने कुंडली बनाया है ना, इस कुंडली को दो बोलता हूं, एक शक्तिशाली चुंबक के
ध्रुव खंड के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इस पर हमने तांबे की एक तार लपेट दिया तो आयताकार कुंडली बन गया। अब इस कुंडली को हम क्या करेंगे, एक शक्तिशाली चुंबक लेंगे और चुंबक में दो ध्रुव रहता है, एन और एस। अब दो ध्रुव है एन और एस, तो इधर एन ध्रुव रख दिया और इधर एस ध्रुव। इस चुंबक के ध्रुव खंड के बीच में लटका दिए और बिना किसी सहारे के यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया। समझ में आया? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। क्लियर हुआ? ये एन और ये एक्स, इसमें क्या है, चुंबक है। अब इस कुंडली को हमने क्या किया, बीच में बिना किसी सहारे के लटका दिया। क्यों लटका है? क्योंकि चुंबक में चुंबक का गुण ही तो रहेगा ना। समझ में आया? ये इसको गिरने नहीं देगा और साथ में चिपकने भी नहीं देगा एक दूसरे से, क्योंकि दोनों की दूरी हमने क्या रखा है, बराबर रखा है डिस्टेंस को। तो ना तो इसके साथ जाकर चिपक जाएगा और ना इसके साथ। समझ में आया? क्योंकि जानते हो धातु क्या होता है, चुंबक के साथ चिपक जाएगा। धातु चुंबक के साथ चिपक जाएगा तो ये भी चिपक जाना चाहिए था। ये कैसे नहीं हुआ? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है और हमने बीच में लटका रखा है। अब समझ में आया कैसे लटका हुआ है? ठीक, हाँ। उसके बाद जो ये पत्ती है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती, इसका ऊपरी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, मरोड़ टोपी से। फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का ऊपरी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, मरोड़ टोपी से। और कुंडली का जो निचला सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक स्प्रिंग से। समझ में आया? इस पर हमने एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती लगा दिया। फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का जो ऊपरी सिरा है किससे जुड़ा है, मरोड़ टोपी से। निचली सिरा किससे जुड़ा है, स्प्रिंग से। समझ में आ गया यहाँ तक थ्योरी? उसके बाद देखो, इसी को मैं समझाता हूँ। इसको मिटा दूं क्या? चलो, ये समझ में आया? आयताकार कुंडली हुआ, चुंबक के ध्रुवखंड के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए बिना किसी सहारे के। अब हमने क्या किया, इसमें एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती लगा दिया। फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का जो ऊपरी सिरा है हमने किससे लगा दिया, मरोड़ टोपी से। मरोड़ टोपी। और इसका निचला सिरा हमने किससे जोड़ दिया, एक स्प्रिंग से। समझ में आया? देखो चित्र बन गया, निचला सिरा किससे जुड़ गया, स्प्रिंग से। यहां तक क्लियर हुआ? अब कुंडली के भीतर, ये कुंडली है ना, इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है। नर्म लोहे की क्रोड, उसको सी नाम दे देते हैं। कुंडली के भीतर क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड। और ये क्रोड क्या काम करेगा, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बोलता हूँ, चुंबकीय बर रेखा, चुंबकीय बर रेखा, इन चुंबकीय बर रेखाओं को क्या करने का काम करेगा, सम केंद्रित, सभी को एक जगह केंद्रित करेगा। अब सभी चुंबकीय बर रेखा एक जगह केंद्रित हो गया तो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। समझ में आया? जितना भी जो भी चीज यहाँ यूज किए हैं वो सब का उपयोग हो रहा है ना। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें हमने क्या लगा रखा है, एक दर्पण। निचले भाग पर मरोड़ टोपी के जस्ट निचले वाले भाग में क्या लगा है, सॉरी मरोड़ टोपी में नहीं, फास्फोरस ब्रांच की जो पत्ती है उसके निचले भाग पर क्या लगा है, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों लगा रखे, ताकि हम उसको अच्छे से उसमें देखकर पढ़ा जा सके, जो भी रीडिंग प्राप्त होगा। समझ में आया? और ये समतल दर्पण क्या होगा, जैसे ही फास्फोरस ब्रांच की पत्ती घूमेगा समतल दर्पण भी उसी के साथ घूमेगा। जैसे इसमें एंठन उत्पन्न होगा ना, उसके बारे में अभी सामने सिद्धांत में बताऊंगा। जैसे ये समझ लो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है, ऊपर से लगा हुआ है, इस तरह से, ये इस तरह से घूमेगा गोल। अब ये एक दर्पण लगा दिए इसी में, इस तरह से। तो अब बताओ, जब ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती घूमेगा तो साथ में उसका दर्पण ये घूम रहा है कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो वो क्या होगा, उसी के साथ साथ घूमेगा। क्लियर हुआ? उसको क्यों लगाए रहते हैं, क्योंकि जो इसमें विक्षेप होगा उसको पढ़ाना है। अब वो इसमें साफ साफ पढ़ा जा सकता है। समझ में आया? जो भी रीडिंग प्राप्त होगा उसको इस दर्पण में साफ साफ पढ़ा जा सकता है। क्लियर? अब जिस धारा का मापन करना है, क्योंकि धारा मापी मतलब धारा का मापन करने का यंत्र, जिस धारा का मापन करना है उस धारा को क्या करेंगे, T1 से प्रवेश करवाएंगे। जिस धारा का मापन करना है वो T1 से प्रवेश करता है
T1 से प्रवेश करने के बाद फास्फर ब्रांच की पत्ती से होते हुए स्प्रिंग से होते हुए T2 से निर्गत हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये था पूरा का पूरा थ्योरी। एक बार सुनो ध्यान से। अब तांबे की एक आयताकार कुंडली है जिसको बनाया कैसे हैं? एल्यूमिनियम की फ्रेम पर लपेट कर। समझ में आया? तांबे की एक आयताकार कुंडली है जिसे एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। एक एल्यूमिनियम का फ्रेम रहेगा, उसमें तांबे की तार है, उसको लपेट देंगे और एक कुंडली का रूप दे देंगे, बन जाएगा। अब इस कुंडली को हमने क्या किया? शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। समझ में आया? शक्तिशाली चुंबक है, उसका ध्रुव खंड है N और S, इसके मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए। समझ में आया? शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। किसे लटकाए हैं? कुंडली को। समझ में आया यहाँ तक? किसको लटका दिए? कुंडली को। अब इसमें क्या लगा है? एक फास्फर ब्रांच की पत्ती। इसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है जिसका ऊपरी सिरा किससे जुड़ा हुआ है? मरोड़ टोपी से। निचली सिरा किससे जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग से। निचली सिरा किससे जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग से। कुंडली के भीतर क्या रहता है? एक नर्म लोहे की रोड। अब लोहा कैसे नरम हो सकता है? ये सामने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नर्म लोहे के बारे में। इसमें अंदर में क्या होती है? एक नर्म लोहे की रोड लगी होती है जो क्या करता है? चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर देता है? संकेंद्रित कर देता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। समझ में आया? फास्फर ब्रांच की पत्ती के निचले सिरे पर क्या लगी होती है? समतल दर्पण M। फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक समतल दर्पण क्या लगा होता है? M, जो फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ साथ घूमता है, जिसकी सहायता से विक्षेप को आसानी से पढ़ा जा सकता है। समझ में आया? उसमें क्लीन दिखता है ना? इसकी सहायता से विक्षेप को आसानी से पढ़ा जा सकता है। जिस धारा का मापन करना है T1 से प्रवेश करती है तथा फास्फर ब्रांच की पत्ती से और स्प्रिंग से होते हुए T2 से निर्गत हो जाती है। समझ में आया? क्लियर हुआ इसकी संरचना? ये था अभी सिर्फ संरचना, अब आएगा सिद्धांत। हेडिंग करो, सिद्धांत एवं कार्यविधि। सिद्धांत एवं कार्यविधि। तुम लोग मजाक जितना भी करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे एकदम कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाता है और सीरियस वाला टॉपिक आता है, उसके बावजूद भी मजाक करते रहते हो ना, तब दिमाग हैवी हो जाता है। देखो, सिद्धांत एवं कार्यविधि। कोई कुंडली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसको क्या किए हैं? लटका दिए स्वतंत्रता पूर्वक। अब हम इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। जैसे ये सेम आयताकार कुंडली है, इसको हमने क्या किया? तांबे की एक आयताकार कुंडली है, सबसे पहले एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसमें हमने तांबे की तार लपेट दिया तो आयताकार कुंडली बन गया होगा। इस आयताकार कुंडली को हमने क्या किया? चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लटकाए। अब चुंबकीय ध्रुव खंड के मध्य लटका दिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। अब इसको क्या करना है? हमें घुमाना है। ये कुंडली क्या होगा? घूमेगा और साथ में इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। तो जैसे ही किसी कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। इसी टॉपिक को मैं अभी समझा रहा था कुछ देर पहले, सबके दिमाग में घुसने वाला था, लेकिन सब लोग एन वक्त पर बिगाड़े मस्ती मजाक के चक्कर में। दोबारा उसको समझाने वाला नहीं। समझ में आया? कुंडली हुआ, विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखे हैं, साथ में उसको घुमा रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करता है, और वो विक्षेपक बल युग्म को ही क्या कहते हैं? विक्षेपक बल कहते हैं। समझ में आया? इस पर क्या होगा? एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करता है, उसे ही विक्षेपक बल कहते हैं। अब सीधा रटो, कुछ चारा नहीं है, रटो। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तथा उसमें
धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में विक्षेपक बल युग्म कार्य करता है, जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। इस बल युग्म को विक्षेपक बल कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? कुंडली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिए, इसको घुमा रहे हैं, साथ में इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? इस पर एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करेगा, जो कुंडली को विक्षेपित कर देगा, और विक्षेपित करेगा वही बल क्या कहलाता है? विक्षेपक बल युग्म कहलाता है। समझ में आया? अब जब कुंडली विक्षेपित होगी, ये जब कुंडली क्या होगी? विक्षेपित होगी। जब कुंडली विक्षेपित होगी तो विक्षेपित होगी तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या उत्पन्न होगा? एंठन उत्पन्न होता है। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में एंठन उत्पन्न होती है। समझ में आया? अब जो फास्फर ब्रांच की पत्ती में एंठन उत्पन्न हो रही है, वो वाली एंठन और इस कुंडली में जो विक्षेपण हो रहा है, वो विक्षेपक बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अपोजिट होंगे लेकिन बराबर होगा। समझ में आया? जब कुंडली को क्या करते हैं? कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, विक्षेपक बल युग्म। तो जैसे ही ये विक्षेपित होगा, फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक एंठन उत्पन्न होगा, और वो एंठन इसके बल युग्म के बराबर होगा। समझ में आया? इस पर कौन सा बल लगा है? विक्षेपक बल युग्म। और इसमें कौन सा आया? एंठन बल युग्म। तो विक्षेपक बल युग्म किसके बराबर होगा? एंठन बल युग्म के। समझ में आया? और जब विक्षेपक बल युग्म और एंठन बल युग्म दोनों बराबर हो जाए, तब ये स्थायी होकर रुक जाएगा। कौन? कुंडली। ये कुंडली लगाए हैं, लगा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, घूमेगा, कुंडली घूम रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। ये क्या करेगा? कुंडली को विक्षेपित करता है। कुंडली को क्या करेगा? विक्षेपित करेगा। तो कुंडली घूमेगा, और विक्षेपक बल वही कहलाया। तो कुंडली घूम रहा है, घूमने के कारण फास्फर ब्रांच की पत्ती भी घूमेगा, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? एंठन। इसमें क्या उत्पन्न हुआ है? विक्षेपक बल युग्म। विक्षेपक बल युग्म और इसमें एंठन। तो घूमते हुए क्या होगा? दोनों एक जगह ऐसे आएगा कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये घूमना बंद हो जाएगा, साथ में इसमें एंठन भी बंद हो जाएगा। समझ में आया? ये दैनिक जीवन में देखे हुए हो। जिसको विक्षेपक बल युग्म निकालें, विक्षेपक बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर NAB। NAB आई भी रहता है ना, कल व्यंजक पढ़ाया था, NIAB। NIAB होता है टाउ बराबर NIAB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां बताओ N क्या है? हाउ केमिस्ट्री है, गुड, वेरी गुड। मोलों की फेरों की संख्या। आई क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा। ए क्या है? कुंडली का क्षेत्र। सब कुंडली पर ले रहा हूं, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, और कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली में फेरों की संख्या मतलब ये बताया ना, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इस पर तांबे की एक आयताकार कुंडली लपेटा गया है, तो वही फेरों की संख्या। और साथ में बी क्या है? चुंबकीय। समझ में आया? अब ये क्या निकला? विक्षेपक बल युग्म। समझ में आया? कुंडली इस तरह से विक्षेपित हुआ है, घूम रहा है, तो विक्षेपक बल युग्म आया। अब ये इस तरह से घूमा तो उसके कारण फास्फर ब्रांच की पत्ती भी घूमेगा, तो ऊपर में क्या उत्पन्न होगा? एंठन उत्पन्न होगा। तो एक बल और निकलेगा, माना एंठन बल युग्म क्या होगा? C। माना एंठन बल युग्म C, तथा विक्षेपक क्या है? क्या हुआ? मर गया क्या? गिर गया? गिर गया? चलो, ये समझ में आया? एंठन बल युग्म C और विक्षेपक बल, सॉरी विक्षेपक, विक्षेपक बल
विक्षेपक, विक्षेपक नहीं, विक्षेपक नहीं, विक्षेपक नहीं, विक्षेप बल युग्म C तथा विक्षेप फाई होता है, विक्षेप फाई हो तो टाउ बराबर C फाई आएगा। एंठन बल, हम मत दिखे ना कहीं नहीं, वैसे भी कौन से मार समझते हो। एंठन बल, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो समीकरण एक का लेफ्ट साइड और दो का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड बराबर होना चाहिए। समीकरण एक और दो से सी फाई बराबर एन आई ए बी, सी फाई बराबर क्या होगा, एन आई ए बी। देखो हमें धारा निकालनी है, धारा का मान ज्ञात करेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सी फाई डिवाइडेड बाय एन ए बी होगा, एन ए बी। देखो अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मान दूं तो क्या बचेगा, आई, इस पूरे की जगह मैं क्या कर दूंगा और इनटू में आएगा। अब के कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल आएगा, आई प्रोपोर्शनल। देखो अब ध्यान से, जो कुंडली लगवाए हो, कुंडली लटकाए हो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय ध्रुव खंड के मध्य में, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो एंठन उत्पन्न हुआ, विक्षेपित हुआ, एंठन हुआ। तो जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतनी ही ज्यादा एंठन उत्पन्न होगा। ये कैसे काम करेगा, ये हो गया कुंडली, एकदम ज्यादा धारा प्रवाहित करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो ये घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, मतलब विक्षेपित होते जाएगा। जितना ज्यादा घूमेगा उतना ही ज्यादा विक्षेपित होगा। समझ में आया, जितना ज्यादा विक्षेपित होगा उतना ही ज्यादा एंठन भी उत्पन्न होगा। समझ में आया। तो आई प्रोपोर्शनल फाई, यानी कि जितनी ज्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा एंठन उत्पन्न होगा, यानी कि विक्षेप होगा। विक्षेप किसको माने हो, फाई, विक्षेप क्या है, फाई। तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख लोगे, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया, यही धारामापी का सिद्धांत है। किसका धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। समझ में आया, ये अभी निकला सिद्धांत और कार्यविधि, सुग्राहिता बचा है, नोट करो। देखो अगला, धारामापी की धारा सुग्राहिता, धारामापी की धारा सुग्राहिता, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक पेपर में एक साथ अब पूरा तो पूछना इम्पॉसिबल है। जैसे धारामापी आया, धारामापी का संरचना लिखो, सिद्धांत कार्यविधि बताओ, सूत्र की स्थापना करो, साथ में सुग्राहिता बताओ, सब नहीं पूछ सकते, उतना पॉसिबल ही नहीं है टाइम। इसीलिए डिवाइड कर दिए हैं, सिद्धांत एवं कार्यविधि पूछ सकते हैं, उसका व्यंजक बनाओ पूछेंगे, या तो संरचना लिखो आएगा, या चित्र आएगा, तो पूरा का पूरा एक साथ नहीं पूछेंगे। ठीक, धारामापी की धारा सुग्राहिता, किसी कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित करने पर उसमें पर्याप्त विक्षेप होता है जिससे धारामापी अधिक सुग्राही हो जाता है। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को सुग्राहिता कहते हैं। समझो, धारामापी की धारा सुग्राहिता एस आई से दर्शाए। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप होता है उसे ही सुग्राहिता कहते हैं। समझ में आया, प्रति एकांक प्रवाहित धारा, समझ में आया, किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर, प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, विक्षेप होगा। इसको बोलते हैं प्रति या सैकड़ा, वही होता है ना। एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप होगा उसको क्या कहे, धारा सुग्राहिता। एस आई, बताओ फाई का मान हमने निकाल रखा है क्या, वाह, फाई का मान, फाई का मान कहाँ निकाले हो, आई का मान निकाले हो, आई का मान सी फाई डिवाइडेड बाय एन ए बी। अरे ये निकालो ना, सी फाई बराबर एन आई ए बी,
पूरे को हटा दो, आई का मान चाहिए तो ये बना है, वही व्यंजक पूछ रहा हूं। होगा, देखो फाई से फाई कट जाएगा क्या, तो एन ए बी ऊपर में जाएगा और फाई नीचे आएगा, फाई नीचे में आएगा, अरे सॉरी क्या बचा है, सी एस आई, ये व्यंजक निकल गए। समझ में आया, तो क्या पता चला, धारा मापी की धारा सुग्राहिता फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के, चुंबकीय क्षेत्र के भी, और सी मतलब एंठन, एंठन बल युग्म उसके व्युत्क्रमण। अब मुझे बताओ, अगर अधिक सुग्राही चाहिए, अधिक सुग्राही, तो फेरों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, फेरों की संख्या को बढ़ाना होगा। मतलब जितना ज्यादा फेरे उसमें रहेंगे उतना ही ज्यादा धारा सुग्राहिता मिलेगा। क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, मतलब कुंडली क्या होना चाहिए, कुंडली बड़ा होना चाहिए। देखो क्षेत्रफल अधिक कब होगा, जब कुंडली क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तभी क्षेत्रफल अधिक होगा, और क्षेत्रफल अधिक है मतलब धारा सुग्राहिता भी अधिक प्राप्त होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या रहना चाहिए, अधिक होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा तभी धारा सुग्राहिता भी अधिक होगा। अब कई लोग ना इसको आर समझेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये आई है, ये आई है, तो बीच में आर आ गया करके पूछोगे, तो ये आई है, बता देता हूँ पहले से, और ये भी आई है, आया। अच्छा ये क्या है, सी, अरे सी फॉर है क्या, तो फॉस्फर ब्रांच की पत्ती पतली होनी चाहिए, फॉस्फर ब्रांच की पत्ती क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, तभी धारा सुग्राहिता क्या मिलेगा, अधिक। अगर फॉस्फर ब्रांच की पत्ती मोटी हो गई मतलब धारा सुग्राहिता अधिक नहीं मिल पाएगा, मान कम प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, इस व्यंजक से पतली होगा तभी मान क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, और वो अगर मोटा हो गया तो धारा सुग्राहिता कम प्राप्त होगी। हमें धारा सुग्राहिता ज्यादा प्राप्त करनी है, इसीलिए फॉस्फर ब्रांच की पत्ती कैसा रखना पड़ेगा, पतली रखना पड़ेगा। समझ में आया, वोल्टेज सुग्राहिता कैलकुलेट कर लोगे इसकी मदद से, निकालोगे, अरे कैसे करोगे, कैसे करोगे वाले हो, नहीं निकाल पाओगे। देखो V बराबर पता है I इंटू, होता है क्या, यहां से कहां से R का मान पता करो, S भी है वोल्टेज सुग्राहिता, फाई V की जगह मैं क्या रख सकता हूं, I का मान मुझे पता है, ये रहा, पुट कर लोगे वहां, निकाल लोगे, एक लाइन भी नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, तो क्या बनेगा, एन ए बी बटे सी आर, ये वैल्यू बस बचेगा, अरे बालकुड़े, पाई का मान, आई का मान, एन ए बी बटे में फाइव का, एक मिनट, फाइव का फाइव, सी फाइव डिवाइडेड बाय एन ए बी, इंटू में क्या है आर, ये कटा तो एन ए बी ऊपर गया और सी आर नीचे में नहीं आएगा, एक लाइन नहीं बना सकते हो, तो प्रोपोर्शनल एन, एस बी प्रोपोर्शनल ए, एस बी प्रोपोर्शनल बी, और एस बी इन प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली 1 अपॉन आर और 1 अपॉन, समझ में आया, बन जाएगा। अच्छा अब चल कुंडली की विशेषता सुन लो, देखो धारा का मान विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे किसी भी दिशा में रखकर प्रयोग किया जा सकता है, ये चल कुंडली की विशेषता है ना, सुनना ध्यान से, धारा का मान विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, इसको मैं शुरुआत में ही बताया था, पहला यही निकाले हो आई प्रोपोर्शनल फाइव, धारा का मान विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे विक्षेप भी उतना ही प्रवाहित होगा, मतलब उतना ही उत्पन्न होगा। दूसरा, इसे किसी भी दिशा में रखकर प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही दिशा में रखकर करो। समझ में आया, चल कुंडली की विशेषता, धारा का मान विक्षेप के क्या है, अनुक्रमानुपाती, इसे किसी भी दिशा में रखकर प्रयोग किए जा सकते हैं। आया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और अल्प धारा 10 की पावर -9 एम्पियर एक ही धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ, बस इतना ही विक्षेप है, खत्म हो गया ये टॉपिक, फाइनली पूरी तरह से फिनिश। कल पढ़ेंगे
शंट। इसको अच्छे से तैयार करोगे।